Welcome students to my YouTube channel. Today we discussing class 12 physics chapter number 1. तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो रीड कर लेते हैं जिससे कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है हमारे चैप्टर की तरफ पहुंच सके। सबसे पहले आपको याद होगा कि छोटी क्लासेस में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था। आपने एक स्केल लिया, उसको अपने हेयर के अंदर रब किया और आपने छोटे छोटे पेपर के जो पीसेस बेंच के ऊपर रखे थे उसके पास आप स्केल को लेकर गए। तो क्या हुआ, जो पेपर के जो छोटे छोटे पीसेस थे वो स्केल की तरफ अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। आपने सोचा ऐसा क्यों? वैसे 7th क्लास के अंदर टाइप ऑफ फोर्सेस के अंदर हमने पढ़ा था कि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो जनरेट हो जाता है। उसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। देखो होता क्या, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो। अब हमें पता है कि केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर ऐसा हो कि उन्हें इतनी एनर्जी दे दी जाए कि वो उस एटम से जो है वो बाहर चला जाए, यानी कि हमने उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देनी है कि वो उस एटम से बाहर हो जाए और वो एटम जो है वो आयन में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन जब हमने स्केल को रब किया है हमारे हेयर्स के अंदर, ड्राई हेयर्स के अंदर, तो ऐसा क्या हुआ? देखो, फ्रिक्शन एक टाइप ऑफ फोर्स है। जैसे ही मैंने रब किया, देखो सर्दियों के अंदर भी हम अपने हाथ जो है वो रब करते हैं। अब इस रबिंग की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, हमारे हाथ जो है वो गर्म हो जाते हैं। यहाँ पे दो सरफेसेस के बीच में जब फोर्स लगता है अपोजिट, तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डेवलप हो जाता है। इसी तरह से जैसे वो स्केल हमने रब किया हमारे हेयर्स के अंदर, तो स्केल और हेयर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगा और वो फोर्स इतना ज्यादा था कि उसने इलेक्ट्रॉन को उस स्केल के एटम से या हमारे हेयर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। यानी कि इस तरह से हमारे पास ये न्यूक्लियस था। हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन है, हमने मान लिया यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था। उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली आउट हो चुका है अब यहाँ से। अब कंडीशन हो सकती है, या तो हमारे पास स्केल के पास इलेक्ट्रॉन आ गया है हमारे बालों से, या फिर स्केल से इलेक्ट्रॉन जो हमारे बालों के ऊपर आ चिपका होगा। ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया उसके ऊपर तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब समझते हैं हमारे चैप्टर को कि जब भी कोई भी दो बॉडी रब की जाती है या किसी तरह से कांटेक्ट में आती है, इस तरह से कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का वहां पे ट्रांसफर होता है तो वहां पे दो टाइप के चार्जेस आ जाते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट को मिल जाता है और एक ऑब्जेक्ट से वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ठीक है। इसकी वजह से ही क्या होता है, जो दो ऑब्जेक्ट जो जिनके बीच में अभी फोर्स नहीं लग रही थी, अब वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करना शुरू कर देती है। वही चीज जो है, उस चीज की स्टडी, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो स्टडी करवाती है किसके साथ, जो चार्जेस है रेस्ट के ऊपर, वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, यानी कि हमें स्टडी करनी है इलेक्ट्रॉन की एट रेस्ट के ऊपर, तो ये हमारा चैप्टर हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलो, अब मैंने इतनी बार चार्ज का नाम लिया तो माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि चार्ज होता क्या है। तो ये देखो, चार्ज एक टाइप की किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि उसकी अंदरूनी, उसकी भीतरी प्रॉपर्टी है। कैसे? जैसे कि मैं आपके सामने एक वर्ड बोलती हूँ मिठाई, तो आपके दिमाग में एक ही चीज क्लिक करती है कि वो मीठी होगी। मैंने फिर आपको बोला कि कोई भी करेला, तो आपके माइंड में एकदम से क्लिक किया कि कड़वा होगा। इसी तरह से वो क्या है, क्योंकि उनकी मिठाई मीठी है, ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, भाई हर मिठाई मीठी होती है। इसी तरह से कोई भी मैटर हमारे सराउंडिंग में जो है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी इंट्रिंसिक यूनिट क्या होती है, वो होती है चार्ज। जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चार्ज। अब कैसे, उस चार्ज की वजह से क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है उनके बीच में फोर्स डेवलप हो जाता है। देखो, अभी ऐसे हमारे आसपास इतने सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं,
या तो उनके ऊपर जीरो चार्ज होगा या फिर उनके पास चार्ज ही नहीं होगा। बट जैसे ही उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा तो वो दोनों एक दूसरे को अटैक करने लग जाएंगे। यानी कि किसी भी मेटल की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज, जिसकी वजह से कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं। डेफिनेशन आई समझ में? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। ओके, फिर बात करते हैं हम, चलो चार्ज की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना होगा। हमने यहाँ डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करती हूँ, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारा कितना चार्ज होता है, तो वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जैसे कि हम मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में, उसी तरह से चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो है कूलम। कैसे लिखी जाती है? COLUMBS, कूलम। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन को नीट और +2 लेवल तक इलेक्ट्रॉन को जो है वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट माना जाता है किसी भी चार्ज का। यानी कि सबसे छोटा से छोटा चार्ज किसी भी चीज के ऊपर पॉसिबल है तो वो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही पॉसिबल होगा। इससे छोटा चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के पास नहीं होने वाला है। इसका मल्टीपल हो सकता है, इसका दुगुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, लेकिन इसका हाफ, इसका 3/4 नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? ये फंडामेंटल यूनिट है चार्ज की। इतना क्लियर हो गया। चलो उसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी चार्ज आने की वजह से उस मैटर में क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है वो आने लगी है। पहली बात तो आप ये देखोगे कि 2 तरह के चार्जेस हो गए हमारे पास। कैसे? या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर कैसा होगा? वो नेगेटिव होगा। दो ही चीज तो हो सकती है, या तो पॉजिटिव चार्ज है या फिर वो नेगेटिवली चार्ज है। चलो फिर क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। हमने क्या किया, 2 बैलून ले लिए। ये एक बैलून है हमारे पास, ये दूसरा बैलून है। ठीक है, इन दोनों को मैंने वुलन की क्लॉथ से रब कर दिया, इसको भी मैंने वुल की क्लॉथ से रब कर दिया। दोनों सेम मटेरियल से बने हैं, दोनों को सेम क्लॉथ के साथ मैंने रब कर दिया। क्या होगा? देखो, जो चार्ज इसके ऊपर है वही चार्ज इसके ऊपर डेवलप होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज अलग नहीं है, वैसे ही रबिंग किया गया उतने ही टाइम के लिए। तो मैंने इन दोनों बैलून को पास लाने की कोशिश की। क्या हुआ? ये बैलून पास आने की जगह एक दूसरे से दूर दूर जाने शुरू करने लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर सेम चार्ज डेवलप होता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी कि एक प्रॉपर्टी यहाँ से निकल कर आती है कि सेम टाइप के चार्जेस या तो वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या वो दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे, तो वो दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इतना क्लियर है? उसके बाद मैंने वुलन की जगह इसको, चलो मैंने इसको कॉटन से रब कर दिया। अब क्या होगा? अब इसको वुलन से रब किया है, मैंने इसको कॉटन से रब किया है। तो मैं जब इन दोनों को पास लेके आने की कोशिश कर रही हूँ तो ये और ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। अब इन दोनों के ऊपर अलग अलग चार्जेस डेवलप हुए हैं, ये सेम चार्जेस तो डेवलप हो नहीं सकते हैं। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि दो अलाइक चार्जेस, यानी कि दो डिफरेंट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। चीज निकल के आ जाती है कि अलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, आइदर एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो अलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और अलाइक चार्जेस क्या करते हैं? वो रिपेल करते हैं, यानी कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। उसके बाद ये देखो, मैंने आपको बोला कि टेबल के ऊपर मेरे पास ये बॉक्स है, यहाँ पर एक 2 कूलम का चार्ज पड़ा है। माइक्रो में ले लेते हैं, स्मॉल होते हैं चार्जेस, वो भी प्लस। एक -3 माइक्रो कूलम का चार्ज पड़ा है।
एक +5 माइक्रोकुलाम का चार्ज पड़ा है और एक -7 माइक्रोकुलाम का चार्ज पड़ा है। मैंने आपसे पूछा कि ये बता दो मुझे उस बॉक्स के ऊपर टोटल कितना चार्ज होगा, कैसे फाइंड आउट करोगे? कोई ये बोलेगा उसके ऊपर +2 माइक्रोकुलाम चार्ज है, कोई बोलेगा -3 है। ये सब गलत है। इस बॉक्स के ऊपर टोटल जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा? इन सभी का एडिटिव सम होगा। मींस हम सबसे पहले 2, उसके अंदर -7 ऐड करेंगे, फिर -3 ऐड करेंगे, फिर +5 करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल निकल के आ जाएगा कि इस बॉक्स के ऊपर हमारे पास कितना चार्ज है। अब देखो 2 और 5 कितना हो जाता है? 7, 7 -7 0, यानी कि ओवरऑल इसके ऊपर हमारे पास कितना चार्ज निकल के आता है? -3 माइक्रोकुलम। तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या हो गई कि जो टोटल चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो एडिटिव सम होता है उन सभी इंडिविजुअल चार्जेस का जो उस बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल से आपने समझ लिया है, ये कहलाता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्या होता है? देखो कॉन्सेप्ट हम इजीली समझते हैं, डेफिनेशन नहीं रटनी, हमें समझना है। देखो अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से चार्जेस डेवलप होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा, हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है? ऐसा होगा? इलेक्ट्रॉन टूट के और खुद को हाफ करके ऐसे ट्रांसफर नहीं हो सकता। या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 1000 होंगे, लाख होंगे, इस तरह से होंगे। अब जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन गया है वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मान लिया कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ए है, ये बी है। मैंने कहा यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास चले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास तो 2 माइक्रोकुलम का चार्ज डेवलप हो जाता है। इसके पास तो 2 कूलम का चार्ज डेवलप हो जाता है और इसके पास -2 कूलम का चार्ज जो है वो डेवलप हो जाता है। आई बात समझ में? जिसके पास से जितने इलेक्ट्रॉन गए उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या कहता है? इस दुनिया में कितने भी मैटर हो, जितने आसपास हम देख रहे हैं, कितने भी मैटर हो, उनके ऊपर चार्ज जो है वो क्या होगा? या प्लस होगा या माइनस होगा। या तो इलेक्ट्रॉन का 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा या 4 गुना होगा। तो मैंने मान लिया किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज जो है वो Q है। ऐसे नोटेशन दी गई है आपकी फिजिक्स के अंदर, चार्ज को Q से डिनोट किया गया है। वो किसके इक्वल होगा? या तो वो प्लस होगा या वो माइनस होगा। ठीक है, और क्या होगा? n टाइम्स होगा किसका? इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? n की जगह क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना चार्ज होगा वो क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। यही था क्वांटाइजेशन, कि किसी भी मैटर के ऊपर कितना चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा? जो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था उसकी n से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक क्वेश्चन से समझते हैं हम। मैंने आपसे पूछा कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और फिर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है वो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम हो। मैंने बोला मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर इतना चार्ज है, और मैं पूछूं क्या इतना चार्ज पॉसिबल है किसी मैटर के ऊपर, तो किस तरह से बताओगे कि हाँ ये पॉसिबल है? हमें ये पता है, देखो कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कितना दे दिया? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। हमें नहीं पता भाई कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, बट हमें E की वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁻19। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर ये n हमारा 1 2 3 यानी कि इंटीजर्स में आ जाता है, यानी कि हमारे पास नेचुरल नंबर में आ जाता है, तो ये चार्ज पॉसिबल है। अगर ये आ जाता है फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। हम इसको या मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके जाते हैं, तो 3.2 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻⁻19 इक्वल टू n आ जाता है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ से 2 पे कट गया।
यानी n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। तो इसका मतलब मैंने आपको जो ऑब्जेक्ट दिया है इसके ऊपर जो चार्ज है 3.2 × 10⁻⁹ कूलम, वो पॉसिबल है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीनों प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है। लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं हम। क्या कहता है ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा ना वो इंडिपेंडेंट रहेगा किसके, कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, तेज स्पीड से जा रही है या रेस्ट पे है। कि अगर मेरे पास एक बॉल है जिसको रब कर दिया गया था, अब इसके ऊपर +2 चार्ज है, ये अभी रेस्ट पे है। मैं कहती हूँ कि उसको मैंने फेंक दिया, अब ये मोशन में है, अभी भी तो इसके ऊपर +2 चार्ज ही रहने वाला है, +2 कूलम ही रहने वाला है, पहले भी +2 था। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। कि कोई भी चार्ज जो है उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी उसके ऊपर कितना चार्ज डेवलप हो गया, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना चार्ज वो डेवलप हो गया है, वो इंडिपेंडेंट रहता है कि उस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो क्या है, वो रेस्ट में है या वो मोशन में है। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस है। इजी जो है लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मासेस तो आपने पढ़ लिया क्लास 10 के अंदर। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है, इस चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कि अगर मैं यहाँ पे इस रूम के अंदर मैं मान के चलूं, हमारे इस रूम के अंदर कि मेरे पास स्केल था, वही स्केल वाला एग्जांपल लेके चलते। हमारे पास स्केल था, मैंने उसको रब किया, पेपर के साथ उनको अट्रैक्ट करवाया, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। हम मान के चलते 5 इलेक्ट्रॉन स्केल से हेयर के ऊपर ट्रांसफर हो गए। तो इस रूम के अंदर अभी भी टोटल चार्ज कितना रह रहा है,